तो गाइस, स्टॉक मार्केट में अपने पैसे लगाकर और कंपाउंडिंग का फायदा लेकर रिच बनने वाले इंडियन इन्वेस्टर ओपी काटा के बारे में आज बहुत ही कम लोग जानते हैं। उनके बारे में बहुत पहले ये कहा जाता था कि वो सेफ इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा पसंद करते थे और उनके अकॉर्डिंग रियल एस्टेट से ज्यादा सेफ और अच्छी इन्वेस्टमेंट प्लेस दूसरी कोई नहीं थी। लेकिन साल 2007 में जब ओपी काटा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर आशीष मोडानी से मिले, तब उस एडवाइजर ने काटा को ये एडवाइस दी कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। नाउ जब मोडानी ने ओपी काटा को ये सजेशन दिया तो काटा को म्यूचुअल फंड के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी और ना ही उनको ये पता था कि ये म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के कहने पर ओपी काटा ने म्यूचुअल फंड के एसआईपी में पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। बट जैसे ही उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की, उसके तुरंत बाद ही साल 2008 में मार्केट में गिरावट आने लगी। इस मार्केट क्रैश को देखकर ओपी काटा बहुत परेशान हो गए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को फोन पे फोन करने लगे। पर उनके एडवाइजर ने उनको शांत रहने को कहा और ये समझाया कि काटा जी, आपने अपने पैसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए हैं, तो अभी आपको मार्केट के अप डाउन को अवॉइड करना चाहिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा लेने के बाद काटा ने मार्केट स्टिमुलेशन पर ध्यान देना कम कर दिया। पर उन्हें फिर से टेंशन तब शुरू हुई जब साल 2012 और 2013 में उन्हें कुछ खास रिटर्न्स नहीं मिल रहे थे। 5 सालों तक इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर रिटर्न्स अच्छे ना मिले तो परेशान होना जायज है। पर कहीं ना कहीं उनको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पर पूरा यकीन था, इसलिए बस उसकी बात पर ओपी काटा ने अपनी इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं किया। और इस चीज का पॉजिटिव रिजल्ट उन्हें साल 2016 में देखने को मिला, क्योंकि साल 2016 में मार्केट के अचानक ग्रो हो जाने से ओपी काटा को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, बिकॉज उन्होंने अपना अमाउंट यहाँ पर काफी लंबे टाइम से लगाया हुआ था। जैसे ही उनका टाइम पीरियड पूरा हुआ, वैसे ही ओपी काटा को लाखों करोड़ों रुपए मिल गए, जबकि इसकी स्टार्टिंग उन्होंने बहुत कम अमाउंट से की थी। इतने अच्छे रिटर्न्स पाने के बाद ओपी काटा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इतने अमीर हो गए हैं। इसलिए उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछा कि आखिर ये मिरेकल हुआ कैसे। तब उसने जवाब दिया कि देखो, ये कोई मिरेकल नहीं था, ये कंपाउंडिंग की पावर थी। मोडानी की ये बात सुनकर ओपी काटा ने उनसे और कई क्वेश्चंस पूछे, लाइक कंपाउंडिंग क्या है, एसआईपी में इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आया, एंड सो ऑन। इन सभी सवालों के जवाब उस फाइनेंशियल एडवाइजर ने काटा को बहुत इजी तरीके से समझाए और बताया कि ये सब चीजें किस तरह काम करती हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली कई लोगों के माइंड में आते हैं, तो अगर आप भी उस फाइनेंशियल एडवाइजर की बातों को थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड या एसआईपी से रिलेटेड अपने सभी डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं म्यूचुअल फंड, एसआईपी और कंपाउंडिंग से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला सवाल जो ओपी काटा के माइंड में आया था वो था, ये म्यूचुअल फंड क्या है। लोग म्यूचुअल फंड को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, जिस वजह से नॉर्मल लोगों के लिए ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर म्यूचुअल फंड की जो डेफिनेशन मोडानी ने ओपी काटा को बताई वो बहुत ही सिंपल थी। मोडानी ने कहा, देखिए, म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है जहाँ बहुत सारे लोग अपने पैसे लगाते हैं और फिर ये ट्रस्ट अपनी नॉलेज से इन पैसों को कई अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। देन उन्हें इन इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न मिलता है वो उसे अपने इन्वेस्टर को उनकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग दे देते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में जानने के बाद ओपी काटा ने मोडानी से पूछा, अच्छा अब ये बताओ कि म्यूचुअल फंड मैनेज कैसे होता है। तो इस क्वेश्चन के जवाब में मोडानी ने कहा कि म्यूचुअल फंड 2 तरह से मैनेज किया जाता है, एक्टिवली मैनेज और पैसिवली मैनेज। वो म्यूचुअल फंड जिनको एक्सपर्ट हर वक्त मैनेज करते हैं और उन पर अपनी नजर गड़ा कर रखते हैं, उसे एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड कहते हैं। जिस म्यूचुअल फंड को एक्सपर्ट्स के द्वारा कंटिन्यूअसली मैनेज किया जाता है, उनकी ब्रोकरेज फीस भी ज्यादा होती है। लेकिन वहीं वो म्यूचुअल फंड जिन पर एक्सपर्ट्स की नजर हर वक्त नहीं होती और वो एक पर्टिकुलर रूल को ही फॉलो करते हैं, उस म्यूचुअल फंड को पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड कहते हैं। दूसरे शब्दों में इस तरह के फंड को इंडेक्स फंड भी कहा जाता है। पर ऐसे म्यूचुअल फंड जिनको पैसिवली मैनेज किया जाता है, उनकी ब्रोकरेज फीस भी कम होती है। इन दोनों म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या है ये जानने के लिए ये एग्जाम्पल देखते हैं। क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है जिसे संजीव शर्मा और उनकी टीम मैनेज करती है। इस म्यूचुअल फंड के मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आईटीसी लिमिटेड, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड, द इंडिया सीमेंट लिमिटेड जैसी जगहों पर होती है। यहाँ पर फंड मैनेजर्स हमेशा फंड को मैनेज करते हैं, इसलिए इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो 0.56% है। पर वहीं यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ एक पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है जो टॉप 50 कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करती है। इस म्यूचुअल फंड को श्रवण कुमार गोयल और कमल गढ़ा मैनेज करते हैं। ये सिर्फ एक बार इन्वेस्ट होने वाली म्यूचुअल फंड है, इसलिए इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो 0.2% की है। मतलब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की 0.2% ब्रोकरेज फीस हर साल फंड मैनेजर्स को देनी होगी। तो
कितना बड़ा डिफरेंस होता है इन दोनों के एक्सपेंस रेशियो में। नाउ इस एग्जांपल को देखने के बाद डेफिनेटली आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में या पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में। वेल, अगर आप एक्सपेंस रेशियो को कंसीडर करें तो उस हिसाब से पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा और कई एक्सपर्ट भी इसी फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। इन्वेस्टमेंट किंग वॉरेन बफेट ने भी अपने ज्यादातर पैसे म्यूचुअल फंड या यूं कहें कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं, क्योंकि टॉप 50 कंपनीज में अपना पैसा लगाने से उनका इन्वेस्टमेंट रिस्क कम हो जाता है और उन्हें अच्छी रिटर्न्स मिलती हैं। अब ओपी कार्टर ने फिर से एक सवाल पूछा कि आगे अब वो अपने पैसे किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब वो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें या फिर एक ही बार में पैसा लगा दें। उनके इस सवाल पर मोडानी ने कहा कि देखिए, म्यूचुअल फंड में आप किसी भी तरह से पैसा लगा सकते हैं, पर उनको लगाने का तरीका क्या है और वो काम कैसे करेगा मैं आपको वो बताता हूँ। अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा एक फिक्स टाइम पर देते रहोगे तो उसको SIP कहा जाएगा, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आपको हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है, पर जब आप बहुत सारा अमाउंट अपना एक ही बार में इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसको कहा जाता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ओपी कार्टर पूछते हैं कि दोनों में से ज्यादा अच्छा क्या है और किस में से ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। मोडानी कहते हैं कि देखिए, ये इन्वेस्टमेंट के दोनों तरीके ही अच्छे हैं। अगर आप एक बार में ही रिस्क लेना चाहते हैं तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, बट अगर आप एक बार में ही अपना सारा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपके लिए SIP है। अगेन ओपी कार्टर पूछते हैं कि मान लो किसी महीने अगर मैं SIP की रकम जमा नहीं कर पाया तो क्या होगा, क्या मेरे पैसे डूब जाएंगे? मोडानी ने कहा, नहीं, तुम्हारे पैसे नहीं डूबेंगे, तुम जब चाहो अपने पैसे वापस निकाल सकते हो। SIP में तुमको ये फ्रीडम मिल जाती है कि तुम कभी भी इसकी शुरुआत कर सकते हो और कभी भी इसको बंद कर सकते हो, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। अब ये सब कुछ जानने के बाद ओपी कार्टर कहते हैं, वाह यार, म्यूचुअल फंड तो एक बहुत ही अच्छी चीज है, पर मुझे जरा ये बताओ कि अगर कोई बहुत छोटी रकम से इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहे तो वो कैसे करेगा? मान लो कि मैं 1000 रुपए की SIP शुरू करूं तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा? इस पर मोडानी कहते हैं कि बेसिकली किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने पर कम से कम 15% रिटर्न्स तो मिल ही जाती है। अगर हम ये मानकर चलें कि किसी म्यूचुअल फंड में हमने 20 साल के लिए 1000 रुपए की SIP जमा की है जहां 15% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 20 साल बाद हमारी इन्वेस्टमेंट होगी 24,000। और अगर रिटर्न्स का हिसाब लगाएं तो 20 साल तक SIP करने पर 15% के रेट से 15,15,995 रुपए मिलेंगे, जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा है। अब शायद ये नंबर सुनकर आपका माइंड घूम गया हो, पर यस, 15% की इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से आपको इतने ही पैसे मिलेंगे। इंटरनेट के थ्रू आपको बहुत से ऐसे कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप अपनी SIP की रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। पर अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो इसको और सिंपल करके अगर समझे तो पहले साल जब आप अपनी SIP में पैसे जमा करेंगे तो एक साल में आपके म्यूचुअल फंड में टोटल 12,000 रुपए जमा होंगे, जिस पर अगर आपको 1021 रुपए का एक साल का इंटरेस्ट मिलता है तो ये 13,021 रुपए हो जाएंगे। 2 साल में आपके 24,000 के इन्वेस्टमेंट में 3,114 रुपए के इंटरेस्ट पर आपकी मार्केट वैल्यू 28,135 हो जाएगी। 3 साल के 36,000 के इन्वेस्टमेंट पर 5544 रुपए के इंटरेस्ट रेट से आपकी मार्केट वैल्यू 45,679 रुपए हो जाएगी। 4 साल में 8,364 रुपए के इंटरेस्ट पर आपके 48,000 के इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 66,044 रुपए हो जाएगी। एंड 5 साल में 60,000 के इन्वेस्टमेंट पर 11,638 रुपए के इंटरेस्ट से आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 89,682 रुपए हो जाएगी। ऐसे ही हर साल जैसे जैसे SIP के थ्रू आपकी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ेगा, वैसे वैसे ही इंटरेस्ट और मार्केट वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। और 20 साल कंप्लीट होने पर आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको 2,09,165 रुपए बतौर इंटरेस्ट मिलेंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 15,15,955 हो जाएगी। तो ये होती है गाइस कंपाउंडिंग की पावर, जो लंबे वक्त में दिखाई देती है, लेकिन तब जब आप कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अपनी SIP शुरू करते हैं तो लॉन्ग रन में आपके पैसे बढ़ने के चांसेस कई गुना तक बढ़ जाएंगे। ये सब बातें बताने के बाद मोडानी थोड़ा रुकता है और फिर कहता है, देखिए, शेयर मार्केट बहुत फ्लक्चुएट करती है, तो हो सकता है कि जैसा आप अंदाजा लगाएं आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू उतनी ना हो, पर आपको मार्केट की वोटेबिलिटी पर ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो कंपाउंडिंग का फायदा कभी नहीं ले पाएंगे। मोडानी की सारी बातें सुनकर ओपी कार्टर को म्यूचुअल फंड, SIP और कंपाउंडिंग इफेक्ट से रिलेटेड सारी बातें समझ में आ गईं। एंड आई होप आपको भी ये बातें बहुत अच्छी तरह से समझ आई होंगी एंड आपके माइंड में इन सब चीजों को लेकर जो भी डाउट था वो भी क्लियर हो चुका होगा। ये वीडियो गाइस अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।